नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें डीसी थ्योरी चल रही है। डीसी थ्योरी के चैप्टर में आप लोग किरचॉफ के नियम पढ़ रहे हो, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने किरचॉफ का पहला नियम अर्थात करंट का नियम पढ़ लिया था, जिसकी अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छी तरह पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों, आज उसी वीडियो को जारी रखते हुए, उसी टॉपिक को जारी रखते हुए किरचॉफ के नियम का आज इस वीडियो में देखते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है अर्थात वोल्टेज का नियम क्या होता है। वोल्टेज का नियम को मेश का नियम क्यों कहते हैं, वोल्टेज का नियम कहाँ अप्लाई होता है, किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा, धारा का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, पावर का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। जटिल प्रकार के डीसी परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, वोल्टेज किरचॉफ का सेकंड नियम चल रहा है, दूसरा नियम भी बोलते हैं जिसको किरचॉफ का दूसरा द्वितीय नियम नाम भी आता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम, दूसरा नियम, इसको दूसरा नियम भी कहते हैं, इसको वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, मैश का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सब देखेंगे, क्योंकि पहले नियम में आप लोगों ने करंट को अच्छे तरह से फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड करंट इन टिपिकली सर्किट, कि किसी लूप या अपने किसी जंक्शन पॉइंट पर धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार आज उसी सर्किट के अंदर वोल्टेज का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख रहे हैं। तो देखो, मैं आपको छोटा सा एक इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि किरचॉफ के सेकंड नियम की डेफिनेशन क्या होती है। किसी बंद परिपथ या लूप में, किसमें, किसी बंद परिपथ या लूप में, इसलिए इसको लूप का नियम कहते हैं। बंद परिपथ में अप्लाई वोल्टेज, जो वोल्टेज आरोपित किया जाता है वो परिपथ की प्रत्येक शाखा, जितनी भी शाखाएं होंगी, जितने भी कंपोनेंट होंगे, पैसिव कंपोनेंट, उसके वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। जैसे आपको छोटा सर्किट बना के दिखाता हूं, किस प्रकार देखना। जैसे कि आपको सिंपली सर्किट बनाए, ये तो टिपिकली सर्किट है, इसको हल करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। देखो ये है, जैसे ये एक कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट ये लगा दिया, आपको ये बताएंगे पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, उसी के आधार पर आज इसका सत्यापन करेंगे। लेकिन देखो, अब मैंने मान लीजिए कि यहाँ एक ये लगा दिया, सर्किट बना दिया, प्लस माइनस यहाँ लगाया, अब यहाँ मैंने 10 वोल्टेज लगाया, तो कहने का मतलब आता है कि यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक शाखा ये, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक शाखा ये, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक शाखा ये, तीनों का योग कितना होगा, तीनों का योग 10 वोल्टेज होगा। इसलिए ये तो था VT या V1, एक ही बात है, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितने भी आगे होंगे सबका योग होगा। ये तो था इसकी डेफिनेशन कि किसी बंद परिपथ या लूप, ये लूप या बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ या लूप में आरोपित वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज का मान परिपथ की प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। VT का मान, इसका मान, जैसे ये 10 है, जैसे ये 2.5 है, ये 2.5 है, 2.5 और 2.5 कुल मिला के 5, तो इसका मान कितना होगा, 5 होगा, इसका मान 5 और इसका मान 2.5। इस प्रकार इन तीनों का योग 10 वोल्टेज है। तो ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का मान परिपथ की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। या फिर परिपथ में नेट वोल्टेज, इसी बंद परिपथ या लूप में नेट वोल्टेज, कुल वोल्टेज का मान कितना होता है, ये पूछे। कुल वोल्टेज का मान देखो, जैसे नेट वोल्टेज, या फिर ये कह सकते हैं कि नेट वोल्टेज कहो, या फिर ये कह सकते हैं कि परिपथ में अप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये भी कह सकते हैं कि परिपथ में सप्लाई वोल्टेज या अप्लाई वोल्टेज या निर्धारित वोल्टेज जो होता है परिपथ का कुल वोल्टेज का मान और वोल्टेज ड्रॉप के योग का मान बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे ये कह सकते हैं कि यहाँ से VT का मान है शून्य, कैसे, जैसे यहाँ से 10 वोल्टेज दिया और पूरे परिपथ में इसमें 10 वोल्टेज, इसमें 10 वोल्टेज, इसमें 10, पूरा दीदी तीनों का मान 10 वोल्टेज है। परिपथ में कितना वोल्टेज बचा, परिपथ में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 0 वोल्टेज बचा। इसलिए कहते हैं नेट वोल्टेज का मान। यही काफी बार परीक्षा में आता है कि बंद परिपथ या लूप में नेट वोल्टेज का मान या कुल वोल्टेज का मान कितना होता है, ठीक है, या उसका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों, अब परिपथ में कोई वोल्टेज है नहीं, क्योंकि अब यहाँ से तीनों का मान 4 होते, 5 होते, सबका योग कितना होता है, 10 होता है। तो ये कह सकते हैं कि VT बराबर, ठीक है ना, यहाँ से 10 वोल्टेज दिया, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज मिला, इसको आगे कितना का 2.5 वोल्टेज, मान लीजिए कि इसने 2.5 वोल्टेज ड्रॉप कर लिए, इसने भी 2.5 कर ली, इसने भी 2. तो ये इसमें से घटाएंगे तो इनको, इन दोनों को कितना मिलेगा, जैसे -2, ये V1 घटा दिया, ठीक है, ये इसमें से घटा दिया, फिर ये इसमें से घटा दिया, V2 ये इसमें से घटा दिया, V3 बराबर 0, ये तो था।
कि नेट वोल्टेज का मान या किसी बंद परिपथ या लूप में आरोपित वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज व परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये लिख लेना आप, ठीक है ना। और प्रथम नियम में क्या था, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य था और इस परिपथ में कुल वोल्टेज का मान, किसी बंद परिपथ या लूप में कुल वोल्टेज का मान उसके बीजगणितीय योग का शून्य होता है। बीजगणितीय योग कैसे, ये देखो ई वी सिग्मा वी बराबर 0, सिग्मा वी का मतलब ये बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम, ठीक है ना, अलजेब्रिक सम का मान 0 होता है। ये तो था यहाँ पे। अब आगे का थोड़ा और सर्किट देखते हैं कि कैसे इसमें किरचॉफ का वोल्टेज अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज इन क्लोज सर्किट, मतलब कि इस क्लोज सर्किट में किरचॉफ के सेकंड नियम को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अलजेब्रिक सम वोल्टेज है इसको 0, इसको देखते हैं कैसे कैसे इसका सत्यापन होता है, कैसे इसका पूरा करते हैं। देखो अप्लाई जब करेंगे तो क्या चाहिए अपने को, देखो जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि ये v का मान 0, ये क्या है अलजेब्रिक v, कहाँ 0 होगा। आपने दो चीज देखी, आप लोगों ने एक सेल लगा रहा था वो एक्टिव कंपोनेंट, और जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखे थे वो पैसिव कंपोनेंट। तो ये लिख सकते हैं कि दोनों का योग, दोनों के वोल्टेज ड्रॉप दोनों का योग, ये एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव एलिमेंट और ये पैसिव एलिमेंट, अब एक्टिव इन दोनों का वोल्टेज का योग, इन दोनों के वोल्टेज का योग क्या था, ये था सिग्मा v बराबर 0 की अलजेब्रिक v बराबर 0, इन दोनों का जैसे आपने सेल लगाया उसका मान और इन दोनों का योग, उनकी बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो पावर जनरेट करते हैं। याद रखना, एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो पावर जनरेट करते हैं, पावर उत्पन्न करते हैं, वोल्टेज देते हैं। और पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये होते हैं पावर को खर्च करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं, ठीक है ना, पावर को खर्च करना, पावर को स्टोर करना, पावर को यूज करना, वो होते हैं। मैं आपको बताता कौन कौन से, जैसे इसमें आता है बैटरी या सेल, एक्टिव एलिमेंट में बैटरी या सेल का वोल्टेज। और पैसिव एलिमेंट कौन होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये कौन से हैं, ये पैसिव एलिमेंट हैं। ये पावर को स्टोर करता है, ये पावर की खपत करता है, सारे यही हैं। और ये पावर को उत्पन्न करते हैं, पी उत्पन्न करते हैं, और ये पी को खपत करते हैं, स्टोर करते हैं और यूज करते हैं, वो होते हैं। तो इन दोनों का जैसे आप लोगों ने सर्किट बनाया था ना, यहाँ सेल लगाए थे, 3 रजिस्टर लगाए थे, तीनों का योग, चारों का योग जोड़ा था, क्या हुआ, ये हुआ बीजगणित योग शून्य हुआ। तो आज इसको देखते हैं कि इसमें ये हो गए। अब आगे देखो कि मैं आपको एक ये बताता हूँ कि यदि आप किरचॉफ का सेकंड नियम काम में लेते हो, किसी सर्किट पर लगाते हो, तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी शर्तें क्या होती हैं, उनकी विशेषता क्या होती हैं। आप उन विशेषताओं को देखोगे, आप डायरेक्शन को चूज करोगे, पोलरिटी का निर्धारण करोगे, तो ही आप इस सर्किट में ये लगा सकते हो कि अप्लाई टू केवीएल लॉ, कि करंट इसमें किरचॉफ का सेकंड नियम लगा सकते हैं। तो उससे पहले वो शर्तें आपको याद करनी पड़ेंगी, निर्धारित करनी पड़ेंगी कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आप किस साइड से सर्किट को हल करना चाहोगे। वो नियम और शर्तें आप देख लो, पॉइंट टू पॉइंट देखना दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और दोस्तों केवीएल के नियम को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, केवीएल के नियम का नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कुछ टिपिकली होता है, कुछ हार्ड सर्किट है, वैसे हार्ड इतना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा नियमित पैटर्न के आधार पर कि आपको अच्छे तरह से इसकी जानकारी हो जाएगी और आप किसी भी प्रकार के केवीएल के नियम के अनुसार किसी प्रकार के जटिल सर्किट को हल कर सकते हैं, उसको देखो। तो चलिए दोस्तों, आपको वो नियम बताता हूँ, वो शर्तें बताता हूँ कि किरचॉफ के सेकंड नियम को आप किसी परिपथ में कैसे लागू करोगे और क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, वो शर्तों को समझो आप धीरे धीरे। तो सबसे पहले शर्त है कि सेलेक्ट करंट डायरेक्शन ऑफ पैसिव एलिमेंट, कि सबसे पहले आप पैसिव एलिमेंट, मान लीजिए कि पैसिव एलिमेंट आपने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखना दोस्तों, आप समझ में आएगा। ये पैसिव एलिमेंट ले लिया, आर ले लिया आप लोगों ने। अब इसमें क्या लिखा है कि सिलेक्ट करंट, सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन को निर्धारित करें या फिर इसकी में पोलरिटी लगाएं। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन कर दें कि करंट आप किधर से गुजार रहे हो या किधर से प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लीजिए कि करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, ये ध्यान रखना कि करंट डायरेक्शन इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो आपको पता कि करंट कहाँ से प्रवाहित होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से, याद रखना, उच्च हाई पोटेंशियल मतलब उच्च विभव से निम्न विभव में से करंट प्रवाहित होती है। तो रजिस्टर क्या समझेगा, ये रेजिस्टेंस क्या समझेगा कि धारा यदि इधर से आ रही है, देखना गौर से, धारा यदि इधर से आ रही है तो यहाँ इधर क्या है, हाई पोटेंशियल है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव होगा,
ठीक है। और धारा यदि बाहर निकल रही है तो क्या है, ये धारा यहाँ जाएगी आई, तो ये रेजिस्टेंस कैसा कि धारा जहां से निकलेगी वो लो पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल माइनस होगा, और हाई पोटेंशियल किधर होगा, जहां से धारा आ रही है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस में धारा का डायरेक्शन निर्धारित करें। पैसिव कंपोनेंट जो भी होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रजिस्टर होगा, जो भी होगा, इसमें धारा का डायरेक्शन निर्धारित करें। धारा का डायरेक्शन निर्धारित करने आप अपनी मर्जी से किस दिशा में भी करें, ये नहीं कि आप इधर से करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में पोलरिटी, अब दूसरा नियम आता है कि रेजिस्टेंस की पोलरिटी निर्धारित करें, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की पोलरिटी मतलब कि इसमें पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा, तो रेजिस्टेंस की पोलरिटी पहले से निर्धारित नहीं होती है। याद रखना, रेजिस्टेंस की पोलरिटी करंट की डायरेक्शन, करंट की दिशा पर निर्भर करती है। याद रखना, प्रतिरोध की पोलरिटी मतलब कि इसकी ध्रुवता किधर होगी, प्लस पॉजिटिव किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा, ये करंट की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे करंट इधर से आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और करंट इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब देखो ये है, तो अब आगे बात कि यहाँ से आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन निर्धारित करेंगे सबसे पहले कि धारा किस दिशा में जा रही है। धारा इधर से जा रही है तो पॉजिटिव ये होगा। दूसरा है कि इसके ऊपर पोलरिटी निर्धारित करें, ठीक है ना, इसकी ध्रुवता निर्धारित करें कि पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा। दो बातें तो आती हैं। दूसरी आगे पोलरिटी, पैसिव कंपोनेंट की पोलरिटी निर्धारित करें। वो किस प्रकार करेंगे, वो होती है करंट की दिशा पर निर्भर करता है, धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये हो गया लो पोटेंशियल, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये ए और ये बी। अब इस रेजिस्टेंस में धारा कब प्रवाहित होगी, देखो वी ए, यहाँ वी ए होगा, यहाँ वी बी होगा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। तो धारा कब प्रवाहित, धारा कैसे प्रवाहित होगी, वी ए माइनस वी बी और अपॉन आर, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पर डिपेंड करती है इस रजिस्टर की धारा। तो वी ए ये हाई पोटेंशियल, और दो पोटेंशियल में जो अंतर होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात इसके अक्रॉस वोल्टेज, अर्थात इसने कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रखे हैं, वोल्टेज ड्रॉप, अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होती है। इस पर डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस की धारा। तो वी ए माइनस वी बी, इन दोनों में जितना अंतर होगा उसमें इस रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे तो उसकी धारा प्रवाहित हो जाएगी, इस धारा का मान निकल जाएगा, किसमें धारा का मान कितना होगा। ये तो 30 में पोलरिटी निर्धारित करना और करंट डायरेक्शन निर्धारित करना। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने धारा इधर से प्रवाहित करवा दी, इधर से, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज धारा ऐसे जा रही है और आपने उल्टी धारा प्रवाहित करवा दी, तो क्या कह सकते हैं कि वी बी ये इधर क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है, और इधर ये प्लस और ये माइनस होगा इधर। तो लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए अपॉन आर, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जो अंतर होगा, अभी इधर क्या है, लो पोटेंशियल, क्योंकि धारा आपने इधर से प्रवाहित करवाई है। तो वी बी माइनस वी ए अपॉन आर, ये क्या है, इस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित होने का कारण है। अब दोस्तों आपने इतना निर्धारित कर दिया कि धारा इधर से आएगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, धारा इधर से जाएगी, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। अब आप लोगों को ये करना है कि आप लोग इधर से चलकर धारा इसकी धारा ज्ञात कर रहे हो या इधर से चलकर, आप इधर से चल के कर रहे हो तो यहाँ से इसमें ये माइनस हो जाएगा, इधर से चल के कर रहे हो तो इधर में ये माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट मोशन आप सर्किट, जैसे सर्किट है इसमें सर्किट में प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग चलोगे इधर से कि मैंने ऐसे धारा ज्ञात करूंगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे धारा ज्ञात करूंगा तो ये होगा क्लॉकवाइज। तो आप लोगों को ये डिपेंड करता है कि आप चलते किस दिशा में हो। परिपथ को हल करने के लिए आपकी चलने की दिशा क्या होगी, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो दोस्तों, चाहे क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप धारा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लगाओ या क्लॉकवाइज लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर वही रहेगा। आपको आप सर्किट को इस प्रकार हल करोगे क्लॉकवाइज या फिर इस प्रकार हल करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ये केवीएल के नियम में आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलो, धारा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, क्लॉकवाइज लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर वही रहेगा। इसमें सत्यापन करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज चल के सत्यापन करेंगे इस परिपथ में कि R3 में धारा का मान क्या होगा, R2 में धारा का मान क्या होगा, R1 में धारा का मान क्या होगा, तीनों का सत्यापन करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो दोस्तों आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये देखेंगे कि आगे होता क्या है। अब देखो इस पैसिव कंपोनेंट की बात करें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और समझाता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे कैसे आप इनको सोल्व करोगे। देखना गौर से, जैसे ये एक पैसिव कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, एक की बात बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे आगे और लगाएंगे। ये पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टेंस लगा दिया आप लोगों ने, तो ये R है, यहाँ से आप लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई I,
तो यहाँ क्या होगा, आप लोगों को पता कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। धारा इधर जा रही है तो ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल। ये उच्च विभव धारा इधर जाएगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। दो आगे। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कह सकते हैं पैसिव कंपोनेंट में धारा जिस दिशा से अंदर जाती है वह हाई पोटेंशियल होता है। याद रखना बात, पैसिव कंपोनेंट में धारा जिस दिशा से अंदर जाती है वह हाई पोटेंशियल होता है, और जिस दिशा में धारा, जिस सिरे से धारा बाहर निकलती है वो लो पोटेंशियल होता है। धारा किधर से बाहर निकली, ये, ठीक है। अब आप लोगों ने पहली बार एक सर्किट बनाया था, देखो ये एक सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और ये लगाई, देखो ये आप लोगों ने सर्किट बनाया था। ये पॉजिटिव, इसकी पोलरिटी निर्धारित होती है पहले से ही, सेल बैटरी की पोलरिटी पहले से निर्धारित होती है। अब धारा हाई पोटेंशियल ये है, और ये धारा इधर से जाएगी तो यह क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऐसे धारा का प्रवाह होगा। अब आप लोगों ने देखा था कि ये 8 वोल्टेज है मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये 3 वोल्टेज है, इसने 3 वोल्टेज की खपत की, तो 3 आप इसमें से घटाओगे, क्योंकि VT माइनस VT बराबर होता है V प्लस V2 प्लस V3, ये है। अब इसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो 0 होगा, जैसे VT माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। अब आप लोगों ने माइनस किया है, बस यही देखना आपके, आप लोगों ने जब इसको माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, बाकी बचेंगे 5 वोल्टेज, क्योंकि 3 तो इसने खपत करा, 5 वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टेंस को मिलेंगे। तो फिर आप लोगों ने घटाया, तो लिखना है कि आप लोगों ने यहाँ से धारा प्रवाहित की, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको माइनस में लेना पड़ेगा, इसकी IR वैल्यू, ठीक है ना, V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लेना पड़ेगा, याद रखना। यदि आप इसमें से धारा ऐसे प्रवाहित करवाते हैं तो इनको पॉजिटिव, ठीक है ना, मैं आपको सर्किट हल करके बताऊंगा। तो इसका यदि आप लोगों ने एक्टिव कंपोनेंट या जो सोर्स होता है उसमें से धारा यदि आप लोगों ने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर प्रवाहित होती है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा, गौर से देख लेना। और यदि आप लोगों ने हाई पोटेंशियल से धारा प्रवाहित करवाई, मतलब कि इसकी टर्मिनल से धारा इधर से प्रवाहित होती है, तो इसके आगे जो भी कंपोनेंट होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप माइनस लेना पड़ेगा, याद रखना बात। यदि यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है और कंपोनेंट आता है, तो उस कंपोनेंट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस लो पोटेंशियल माइनस का लेना पड़ेगा। और यदि यहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्लस का लेना पड़ेगा। मैं आपको सर्किट हल करके बताऊंगा, गौर से 2 बातें आती हैं, ये 2 ही बातें आपको डिपेंड करेंगी कि धारा का डायरेक्शन और पोलरिटी कैसे निर्धारित होती है और किस प्रकार इनका सोल्व किया जाता है। अब देखो ये सर्किट है अपने पास, गौर से देखना, ये सर्किट है, इसमें मैंने आपको 3-4 शर्तें बताई, उस शर्तों को लागू करते देखो। ये क्या है, ये वोल्टेज बने, एक सेल लगा रखा है, फिर रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस सेल को उल्टा लगा रखा है, फिर रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस सेल को इसके विपरीत लगा दिया, फिर ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये V4 लगा रखा है। मतलब 4 रेजिस्टेंस हैं और 4 ही सोर्स हैं, 4 एक्टिव एलिमेंट है और 4 पैसिव एलिमेंट हैं। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन को चूज करें। करंट की डायरेक्शन किधर होती है, जब आपको पता है ये यहाँ से देखो, ये है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। आप लोगों ने देखा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये निर्धारित है, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये निर्धारित है इसके ऊपर। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन निर्धारित करनी है, करंट किस दिशा से चलेगी। आपको करंट चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, मैंने आपको बताया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे क्लॉकवाइज चलाओ। आपको इसका इक्वेशन बनाना है, आप इसमें धारा को ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चलेंगे कैसे, आप धारा कैसे चलेगी, इसमें आपको सर्किट आप ऐसे हल करोगे या ऐसे हल करोगे, आप धारा किस प्रकार चलाओगे। अब मान लीजिए कि मैं धारा यहाँ आपको बताऊं कि धारा ये चल रही है, अब आप कहोगे सर धारा ये कैसे चल गई, बात आगे नहीं कि यहाँ तो माइनस है, पॉजिटिव से नेगेटिव धारा चलती है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव धारा कैसे चलेगी, बात ये भी आती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से ये एलिमेंट यहाँ से धारा प्रवाहित करवाता, देखो ये सेल यहाँ से धारा प्रवाहित करता है, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। मान लीजिए कि इसका वोल्टेज का मान ज्यादा है तो धारा यही ज्यादा करवाएगा, तो जरूरी नहीं है कि धारा कौन सी ज्यादा करवाएगा, किधर से धारा चलेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी के अनुसार डिपेंड करता है कि आप धारा इस प्रकार चलाते हैं या धारा इस प्रकार चलाते हैं। जैसे भी धारा चलाओगे उसी प्रकार उत्तर सही आपका सही आएगा, इस प्रकार चलाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा, इस प्रकार धारा चलाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा। मान लीजिए कि धारा यहाँ से चलवाई, अब धारा यहाँ, मान लीजिए कि धारा ऐसे प्रवाहित करोगे आप लोगों ने, आप कहोगे सर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो बात अलग है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो बात अलग है। मान लीजिए कि आप धारा कैसे चला रहे हो, आप धारा को ये क्लॉकवाइज करवाएं, इसको सर्किट को क्लॉकवाइज करेंगे, धारा का मान ये, धारा की डायरेक्शन ये है।
अब इस रेजिस्टेंस के पास धारा पहुंचेगी तो ये क्या समझेगा कि यहाँ कोई हाई पोटेंशियल लगा हुआ है, ये समझेगा। तो यहाँ क्या मानेगा, ये पॉजिटिव मानेगा और यहाँ नेगेटिव मानेगा। फिर धारा यहाँ से यहाँ चलेगी, इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी, फिर धारा इधर आएगी, फिर ये क्या समझेगा कि इसके पीछे कोई हाई पोटेंशियल लगा हुआ, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल तो है ही, यहाँ इसके पीछे कोई हाई पोटेंशियल लगा, तो ये क्या समझेगा पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। फिर यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, इसके पास जाएगी, इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो धारा यदि यहाँ पहुंचती है तो रेजिस्टेंस क्या समझता, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस की पोलैरिटी धारा पर डिपेंड करती है। ये क्या समझेगा कि इधर कोई हाई पोटेंशियल लगा है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल माइनस होता है। फिर धारा यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ जाएगी, तो ये क्या समझेगा कि यहाँ पे कोई, क्योंकि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, धारा यहाँ इसके पास जाएगी, इसके अंदर से जाएगी। धारा जहाँ से अंदर घुसती है, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस में धारा जहाँ से अंदर घुसती है वो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जहाँ से धारा बाहर निकलती है वो नेगेटिव होता है या लो पोटेंशियल होता है। धारा इस रजिस्टर में यहाँ से घुसी पॉजिटिव, धारा यहाँ से निकली नेगेटिव, इसमें धारा यहाँ से घुसी पॉजिटिव। मतलब कि पूरे सर्किट में मैंने सबसे पहले बताया कि आप डायरेक्शन ऑफ सेलेक्ट ऑफ डायरेक्शन करंट, आप करंट की निर्धारित धारा को निर्धारित करें कि आपको धारा किस दिशा में चलानी है। ठीक है, यदि तीनों की चीज, चार एक्टिव एलिमेंट हैं, सेल हैं, चारों की डायरेक्शन एक ही होती तो धारा इधर से चलती, इधर से चलती, आपको किसी इधर से चला दें, मर्जी आपकी रहेगी कि धारा को या आप क्लॉकवाइज चलाओ, धारा को एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बात यह है कि यहाँ नेट वोल्टेज का मान 0 रहेगा। हाउ टू अप्लाई केवीएल, अब इसके अंदर केवीएल को लगाओ और इक्वेशन बनाओ। लास्ट में आता है इक्वेशन को बनाओ। यहाँ पोलैरिटी निर्धारित कर दी, धारा करंट डायरेक्शन निर्धारित कर दी। अब आप लोगों ने छोटा सर्किट देखा था ना कि यदि V1 का मान, ये देखा था आप लोगों ने सबसे पहले, मैं आपको फिर बताता हूँ, ये एक ये और एक ये पोलैरिटी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। धारा यहाँ से चली, धारा इसके अंदर घुसी पॉजिटिव, यहाँ बाहर निकली, धारा इसके अंदर घुसी पॉजिटिव, धारा बाहर निकली ये नेगेटिव, धारा इसके अंदर घुसी पॉजिटिव, धारा यहाँ से बाहर निकली नेगेटिव। जब इसका मान आप लोगों ने बताया कि VT है, और VT बराबर आप लोगों ने देखा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस आगे जो और था VN, ठीक है, या फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान जो भी था, वोल्टेज ड्रॉप। V1 का मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ने कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रखा वो है। अब यदि आप इसका अलजेब्रिक सम देखते हैं, बीजगणित योग देखते हैं, तो आप लोगों ने इसमें घटाया कि VT माइनस V1, बस बात यह थी, इसमें से माइनस किया आप लोगों ने। तो आपको यदि केवीएल का जहां नियम लगाना है, उसमें जहां भी बात आती है कि धारा जहां से आगे, यदि आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, इसको पॉजिटिव लेते हैं, यहां से मान लीजिए कि ये V2 से चलते हैं, अपन चलेंगे कहां से, V2 से चलेंगे अपन। अब क्योंकि सर धारा इधर है, आप लोग चल रहे, आप इधर से चलेंगे, चलो इसके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे, धारा इधर से चलाते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। आप इधर से, आप इस इक्वेशन को इधर से हल करेंगे। मैंने आपको बताया ये आप लोगों ने जब इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं आप लोग, ठीक है, तो इसके आगे इसमें से इसका वोल्टेज ड्रॉप माइनस करके घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करना है कि यहां से यदि एक्टिव एलिमेंट पॉजिटिव से धारा प्रवाहित होती है, आप इसके क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से चलते हैं, तो रेजिस्टेंस के आगे जो होगा, बाहर निकलने वाली धारा का सिंबल जो होगा वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो आपको वही लेना पड़ेगा। इसका साइन क्या लेना पड़ेगा, इसका साइन। इसमें से यदि आप पॉजिटिव लेके चलते हो, हाई पोटेंशियल लेके चलते हैं, तो यहाँ इसके आगे जो साइन होगा वो लेना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे आप इधर से चलते हैं, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसको उदाहरण को समझाने के लिए, आप इधर से चलेंगे तो ये माइनस आप लोगों ने लिया, ये माइनस, तो क्या होगा V2 है, तो आपने पॉजिटिव लिया तो इधर से चलते, आप इधर से इस सर्किट को हल कर रहे हैं कि इस सर्किट में पूरे में इक्वेशन क्या होगा, तो माइनस V2, देखो आप इधर से चल रहे हो, माइनस ले लिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे या इसमें से जोड़ेंगे। तो आप लोगों को बताया कि जहां से धारा बाहर निकलती है, ठीक है ना, इधर से चल जहां से धारा बाहर निकलती है वो लेना है, तो प्लस IR1 धारा इसकी I और ये R1, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, वो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया ये। फिर ये आगे बात, यहाँ से धारा आप लोगों को बाहर निकलने वाला प्लस है पॉजिटिव, तो इधर चलो कि इधर से जहां से शुरू करते हैं वो नेगेटिव ले लिया, फिर आगे पॉजिटिव, इसका लास्ट वाला सिरा लेना है, इसको पॉजिटिव V1 ये, फिर यहाँ से आगे चलते हैं, फिर आगे ये, इसके लास्ट सिरा कौन सा है, पॉजिटिव का है, पॉजिटिव IR4, इसका लास्ट सिरा पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो जहां से बाहर निकलती है धारा वही सिरा लेना आप लोगों को, उसका ही साइन लेना आपको, क्योंकि साइन कौन सा कि चिन्ह कौन सा लेना है, जहां से धारा बाहर निकलती है। इसमें धारा बाहर निकली ये, तो पॉजिटिव I4, यहाँ से धारा निकली पॉजिटिव V4, ठीक है। फिर धारा यहाँ से आ गई, यहाँ आ गई,
यहाँ से देखो इसका सिरा कौन सा है, पॉजिटिव, ये ले लिया आप लोगों ने IR3, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा IR3, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप V बराबर होता है IR, I धारा और ये जिससे भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना होता है उसमें उस धारा को गुणा कर दो उसके प्रतिरोध से, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आप लोगों ने ये ज्ञात किया ये, तो ये क्या होगा IR3 होगा, ये हो गया। फिर यहाँ से देखो अब बात आती है कि यहाँ से धारा आप लोग इधर चल रहे हैं, धारा का डायरेक्शन इधर का है, आप लोग इधर चल रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव लिया, धारा बाहर कहाँ से निकली, नेगेटिव से, नेगेटिव V3, ठीक है ना। फिर वापस आता है यहाँ से कि ये आता है यहाँ से इसका पॉजिटिव आ गया कि धारा यहाँ से निकल के यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो फिर ये आ गया पॉजिटिव से, इसका धारा कहाँ कौन सी सिरे से बाहर निकलती है, पॉजिटिव से, तो लिख लो पॉजिटिव IR2 बराबर 0। देखो V2 वोल्टेज अपने पास है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लिया, पॉजिटिव लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने पास सोर्स है एक्टिव एलिमेंट, इसका ये कैसा लिया, पॉजिटिव लिया, क्योंकि आप इधर से चलते तो क्या करते, मान लीजिए इधर से चलते तो पॉजिटिव लेते, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज इक्वेशन बना के दिखाऊं आपको, जैसे V2 से ये तो था क्लॉकवाइज, ऐसे आप क्लॉकवाइज चल रहे, धारा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, अब यदि आप इधर से चलेंगे ऐसे, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चले, अब आप यहाँ से चलेंगे आपको, ठीक है ना, यहाँ से चले तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव V2 कौन सा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका वोल्टेज ड्रॉप कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया धारा जहाँ से बाहर निकलती है वही आपको इसमें से अपने घटाना है, तो -IR2, फिर यहाँ से चले ये पॉजिटिव V3, क्योंकि धारा पॉजिटिव से बाहर निकली, ऐसे इसको वापस धारा चलाते हैं, पॉजिटिव से बाहर निकली, फिर इसका माइनस ये आ गया, देखो ये आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसका नेगेटिव सिरा ये है, क्योंकि आपने धारा यहाँ से बाहर निकलती है, नेगेटिव IR3, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके वोल्टेज ड्रॉप आ गया, फिर धारा आगे से चलते यहाँ आती है, यहाँ पहुँचती है, धारा बाहर कौन से सिरे से निकलती है, नेगेटिव से, नेगेटिव V4, फिर धारा यहाँ से देखो इसमें से बाहर निकलती है नेगेटिव, आगे नहीं यहाँ से निकलती है नेगेटिव, क्योंकि इसका लास्ट सिरा कौन सा है, नेगेटिव, जो सिरे से धारा बाहर निकलती है वही चिन्ह यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। इसका R4 तो लिख दो IR4, फिर धारा इसमें से घुसी यहाँ आगे अंदर, निकलती कौन सी से, माइनस से, -V1, ठीक है ना। फिर ये आ गया R1 आ गया, इसमें R1 से देखो इस सिरे से धारा बाहर निकलती है, तो लिख लो माइनस, ये सिरा माइनस IR1, ठीक है ना। और V2 पर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बराबर 0, मतलब आता है कि आप इनका मान रख के देखेंगे तो यहाँ भी मान हो जाएगा, इसका इक्वेशन का हल भी हो जाएगा, इसके इक्वेशन का हल भी हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप जब भी सर्किट को हल करो, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज हल करो चाहे क्लॉकवाइज हल करो, तो आंसर वही आना है। तो चलिए दोस्तों, अब उस सर्किट को हल करने के बाद यहाँ 2 लूप का सर्किट हल करेंगे, एक लूप ये एक लूप ये। अब इस सर्किट में देखते हैं कि आप लोग धारा का डायरेक्शन कैसे करोगे, कैसे इसमें धारा का डायरेक्शन लगाओगे, कैसे क्या होगा, और किस प्रकार इस रजिस्टर की ध्रुवता अंकित करोगे, किस प्रकार सर्किट को हल करेंगे, उन सभी बातों को आज देखते हैं। क्योंकि एक लूप समझ में आ जाता है तो दूसरा लूप आराम से समझ में आ जाता है। अब देखते हैं कि सर्किट में फाइंड क्या करना अपने को, R3 में, ये ना R3 में धारा का मान ज्ञात करना है, बस ये करना और कुछ नहीं करना आपको। ये R3 है, इसका देखो ये, अब आप देखते हो कि इसमें क्या होता है, देखो ये R3, यहां से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक्टिव एलिमेंट की पोलरिटी देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, सही है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि निर्धारित होती है। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस की पोलरिटी धारा की दिशा पर निर्भर करती है। रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, अब पूछा जाए इसमें पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है, ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ धारा प्रवाहित होगी तो पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये। तो ये देखना कि अब धारा की डायरेक्शन चूज करो आप लोग, धारा किस प्रकार चलानी है आप लोगों को। धारा चलाएंगे तो रेजिस्टेंस की पोलरिटी निर्धारित होगी। धारा आपको मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाओ चाहे क्लॉकवाइज चलाओ, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कि धारा आप ऐसे चला रहे हैं, धारा कैसे चलाएंगे, आप क्लॉकवाइज धारा चला रहे हैं, ये क्लॉकवाइज धारा। तो अब क्लॉकवाइज धारा के अनुसार आप लोग रेजिस्टेंस पर पोलरिटी अंकित करो, फिर इसका और इक्वेशन बनाएंगे। तो धारा यहाँ से चली, ऐसे चली धारा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। फिर दूसरी बात देखो, यहाँ से चलने के बाद यहाँ से धारा आगे चली, क्योंकि आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज है, तो धारा यहाँ से आगे पहुंची, यहाँ तक पहुंची, इस जंक्शन पॉइंट तक पहुंची। जंक्शन पॉइंट में धारा 2 भागों में बट गई, एक भाग ये एक भाग ये। इधर धारा आई
तो आई R3 में आई, R3 में धारा आती है, यहाँ से धारा आती है, देखो जिस दिशा में रेजिस्टेंस में धारा घुसती है वो पॉजिटिव धारा यहाँ घुसी, इंटर कर गई और ये बाहर निकल गई, ये नेगेटिव धारा यहाँ इंटर की, ये पॉजिटिव धारा यहाँ बाहर निकली, ये नेगेटिव। अब आपको भी सर धारा ये तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। आप इसको एक बार क्लॉकवाइज करके देखना और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करके देखना। आप यदि इसमें क्लॉकवाइज करते हो तो पूरे जो भी लूप आएंगे आप क्लॉकवाइज करके ही इसका आंसर निकालो। फिर आपको भी सर ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करके धारा निकालेंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या आता है, दोनों का सत्यापन करेंगे। यहाँ पोलरिटी अंकित कर दी, अब आपको इक्वेशन बनाना है। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन यदि आप यहाँ से चलते हैं, आप कहोगे सर इक्वेशन में ऐसे चलेंगे, ठीक है, आप कहोगे सर इक्वेशन में इसको ऐसे हल करेंगे, इधर से चल के हल करेंगे, इधर से चल के करेंगे मतलब धारा का डायरेक्शन ये, और इधर से आप इधर से चल के करेंगे तो धारा का डायरेक्शन ये, तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ध्यान मतलब कि आप इधर से ऐसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज में चलते हैं, चाहे ये हो और चाहे ये हो। यदि आप पॉजिटिव दिशा से धारा निकालते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको बताया 8, ठीक है। अब धारा इसके अंदर घुसी, मैंने रेजिस्टेंस में धारा जिस सिरे से बाहर निकलती है यदि वो लो पोटेंशियल है तो वो लो पोटेंशियल यहाँ लेना पड़ेगा, वो चिन्ह लेना पड़ेगा। अब धारा यहाँ से अंदर घुसी, यहाँ बाहर निकली, ये लेना पड़ेगा माइनस। लूप 1 की धारा एक बार ज्ञात करेंगे, लूप सेकंड की धारा ये क्या है, लूप 1 बार की बात कर रहे हैं, और ये क्या है लूप सेकंड। तो लूप 1 की धारा ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ से धारा इसकी ज्ञात करो, मतलब कि धारा के इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करो। आपको पता है कि VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर अलजेब्रिक सम सिग्मा V बराबर 0। आपको तो इस लूप में नेट वोल्टेज का मान 0 रखना है, याद रखना बात, लूप में नेट वोल्टेज का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो फिर देखते हैं लूप में नेट वोल्टेज का मान 0, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, R1 है ना, ये R1, तो IR1, क्योंकि V1 बराबर IR1, ठीक है ना, V1 बराबर ये V1 बराबर IR1 और V1 इसका मान है। तो फिर आप लिख दो कि इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा, IR1, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस लिया, फिर वो धारा कहाँ गई, इधर गई, ये लूप सेकंड की धारा, यहाँ से लूप धारा की बात कर रहे हैं, ये R3 में धारा देखो, ये R3 में धारा एक बार आप ऐसे चलाओगे, लूप सेकंड की धारा तो ऐसे चलेगी, लूप फर्स्ट की धारा देखो, लूप फर्स्ट की धारा ये आ रही है, लूप सेकंड की धारा ऐसे आएगी, तो दो धाराओं का समायोजन हो गया R3 में। तो फिर इसका मान कैसे आएगा, R3 बराबर, पहले इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे मान लीजिए कि I1 का मान I2 से अधिक है, मानना पड़ेगा आपको जो धारा पॉजिटिव से चलती है वो धारा हमेशा अधिक होती है, या पॉजिटिव से ऐसे आ रही है, तो I1 माइनस I2 ये R3 की धारा होगी। तो यहाँ लिख देते हैं कि धारा कौन सी दिशा से निकली, इससे निकली, ये चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस 4R3, एक तो ये लिखो, ये I3, ये 3, और I3 का मान अपने पास क्या है, I1 माइनस I2, तो इसको हटा देते हैं, I1 माइनस I2 बराबर 0, इसमें नेट वोल्टेज 0 कर दिया, बस इतना ही क्या आप लोगों ने। इस लूप में एक सिग्मा V का मान मतलब बीजगणित योग 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, एट माइनस IR1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 बराबर 0। आगे और करते देखो, ये I का मान देखो, R का मान ये I है ना, R का मान 2 अपने पास है, 2I1, R1 का मान कितना है 2 ओम और इसका 4 ओम था। अब देखो बात, 8 ये 2I1 और ये 4I1, 6I1 प्लस 4I2 बराबर 0, ठीक है। और हमने आपको बताया कि इसका बराबर ये पोटेंशियल देखो, इस एक लूप में कितने हैं, एक ये, ठीक है, 2 अपने पास, एक लूप में इस 8 वोल्टेज का मान इन दोनों के योग के बराबर हो गया। मैंने आपको बताया कि लूप जो भी होगा उसमें जितनी भी शाखाएं होंगी उन शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग अप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसका मान इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 के बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं माइनस 6I1 प्लस 4I2 बराबर 8, ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 1। कौन से लूप का, लूप नंबर 1 का समीकरण नंबर 1 बन गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, R3 में धारा कितनी प्रवाहित होगी वो ज्ञात करना है। अब ये तो था लूप 1 की बात, लूप 1, और अब बात करते हैं लूप 2 में धारा, ठीक है ना।
दो में देखो, अब यहाँ से चलते देखो, चाहे आप यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, आप एक्टिव एलिमेंट से ले लो, मान ले यहाँ से चलिए, देखो माइनस, मैंने आपको बताया कि जहाँ से धारा बाहर निकलती है वो लेना है, -4, फिर वापस धारा कहाँ घुसी, यहाँ की, इस ये R3 में, देखो R3 में चले वापस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये ले रखा आप लोगों ने ये, तो कहाँ कैसे लेना है, इसका पॉजिटिव लेना, कि धारा कहाँ, देखो धारा कहाँ से निकलती है बाहर, पॉजिटिव से, इसमें से नेगेटिव सीरीज से बाहर निकली थी, यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, तो पॉजिटिव 4I1 माइनस I2, क्योंकि आपको पता कि R3 बराबर I1 माइनस I2 है, दोनों का अंतर है, वो माइनस है कि पॉजिटिव है वो बाद में पता लगेगा। फिर बाद में धारा देखो, यहाँ से चली धारा, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक इसके अंदर से प्रवाहित होकर यहाँ तक पहुंच गई, फिर वापस यहाँ आई इस R2 में धारा, तो धारा निकलेगी कैसे बाहर, इसमें से निकले, देखो धारा यहाँ से अंदर घुसी और निकली माइनस सिरे से, तो लिख दो -2I2 बराबर 0, ये हो गया। अब इस इक्वेशन का हल करो, -4 + 4I1 -4I2 -2I2 बराबर 0, ये हो गया। अब देखो 4 ये -4 + 4 ये हैं, ठीक है ना, और ये माइनस के हो गए, तो लिख दो +4I1 -6I2 बराबर 0, और ये अपने पास निकल के आ गया कि इसको यदि आप इसके बराबर कर दो तो लिख दो 4I1 प्लस के हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है ना, और इसका पक्षांतरण क्या माइनस में आया, और इसका पक्षांतरण 4I1 -6I2 बराबर 4, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 बन के आ गया, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास, 2 समीकरण बचे हैं, ठीक है, एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ऊपर बन गया। अब देखो दोनों लूप के आगे, अब इस एक R3 में तो दोनों लूप की धारा प्रवाहित है ना, ठीक है ना, तो इसको ज्ञात करते हैं। एक लूप देखो आपको पता, एक ये बन गया माइनस, समीकरण नंबर 1 कौन सा था, 6I1 + 4I2 बराबर -8, और ये समीकरण नंबर 1 लूप नंबर 1, और ये 4I1 + 6I2 बराबर 4, ये अपने पास लूप नंबर 2, इसको हल करना है, इसको जोड़ना है। देखो जोड़ो चाहे घटाओ, बात एक ही है कि इसमें से घटाएंगे, जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ दो। देखो अब आप कहोगे सर कैसे दोनों को जोड़ कैसे होगा, इसमें एक एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट की धारा दूसरे एलिमेंट के बराबर कर दो, तो कैसे करेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दो और समीकरण नंबर 2 को। अब दोस्तों इस सर्किट को आगे से हल करते हैं, तो देखो इसको यहाँ से ये इसको 2 से गुणा करते हैं, तो -12I1 + 8I2 बराबर -16, और इसको 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4 × 12I1 -18I2 बराबर 12, ये इसको देखते इसको हल करते आ गए, ये गया तो फिर क्या बच गया, 10 गया, तो फिर यह क्या बच गया, यहाँ बच गया 10 -10 बटे ये, तो ये बच गया 0.4 एम्पियर, मतलब I2 का मान कितना आया, I2 का मान आ गया 0.4 एम्पियर। अब इस 0.4 एम्पियर को इन दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण में रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो -6I1 + 4 × 0.4, ये इंटू 0.4 बराबर -8, ये आता है, क्योंकि यहाँ पर I2 बराबर क्या था, I2 बराबर 0.4, अब ये निकल के आया है, तो यहाँ क्या रखा इस समीकरण में, ये समीकरण था, I2 का मान यहाँ रखा 0.4 -6, अब आगे हल करो तो ये आ गया 1.16 से 4 × 16 1.6 बराबर -8, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है अपने पास 6I1 बराबर -8 -1.6, ये आ गया, और अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो I1 बराबर 9.6, और I1 बराबर देखो ये माइनस क्या आ गया 9.6, माइनस कैंसिल, फिर क्या बच गया, I1 बराबर 9.6 में यदि 6 का भाग करते हैं तो 1.6 एम्पियर आता है, ठीक है। अब अपने को मान किसके ज्ञात करना था, I3 का मान, और I3 था I1 -I2, I1 का मान अपने पास 1.6 और I2 का मान 0.4 आता है, तो फिर क्या बच गया 1.2 एम्पियर, ये I3 का मान आ गया, यही अपने को फाइंड करना था। दोस्तों ये तो था क्लॉकवाइज, अब आप एक करना
कि आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है इसको कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको ज्ञात करना, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या करना, यहां से चलना, प्लस इसको माइनस लेना है, इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, इसको और इसको माइनस, धारा यहां से जाएगी, इसको माइनस लेना है। आप सोल्व करके देखना, यदि आपको समझ में नहीं आए, आप सोल्व नहीं कर पाओ तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर इसको एंटी क्लॉकवाइज यदि सोल्व करते हैं तो आंसर यही आते हैं कि अपने पास I1 का मान देखो ये I3 है, I2 का मान ये आया कि नहीं आया, और I1 का मान ये आता है 1.6, I3 का मान ये आता है ये अपने 1.2। अब देखो आगे R3 में पावर की बात की जाए तो पावर का सूत्र आता है I² R, I का अपने पास मान 1.2 का स्क्वायर, R का मान अपने पास 4 है, ठीक है। ये आता है, फिर ये आता है 1.44 इंटू 4, ये तो इसको आप सोल्व करके, ये आता है, इसकी पावर आती है वाट में, तो सबकी पावर निकल के आ जाएगी, इसकी भी आगे की, इसकी धारा अपने को पता है, इसकी धारा होगी, इसकी धारा होगी। तो ये तो था दोस्तों किरचॉफ के केवीएल के द्वारा सर्किट को हल करना। अब पूछा जाए कि इसमें पावर लॉस कहाँ हुआ, ऊर्जा का कहाँ नुकसान हुआ, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ ऊर्जा, इसलिए कहते हैं ये सर्किट, ये केवीएल, किरचॉफ का केवीएल लॉ, किरचॉफ वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये याद रखना बात, काफी बार परीक्षा में आता है कि किरचॉफ का केवीएल नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाने शुरू किए थे, जैसे आपने करंट का नियम या धारा का नियम पढ़ाया था, तब भी बताया था करंट का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब दोस्तों सबसे मेन मुद्दे की बात आती है कि केवीएल किरचॉफ के नियम कहाँ लागू होते हैं और कहाँ लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों AC व DC दोनों पे लागू होते हैं। ओम का नियम भी AC DC पे था, तो किरचॉफ का नियम भी AC व DC दोनों पर लागू होता है, लेकिन कहाँ लागू नहीं होता। देखो जैसे आपको बताऊं, ये सर्किट मैं बनाता हूँ, छोटा सा सर्किट है कि यहाँ से सर्किट बनाया, ये इंडक्टर लगाया तो यहाँ केवीएल लागू होगा, ये भी लागू हुआ केवीएल का नियम। जहाँ एक इंडक्टर और लगा दिया, समान लोड लगाया तो भी केवीएल किरचॉफ के नियम लागू होंगे, एक इंडक्टर और लगा दिया तो भी किरचॉफ के नियम लागू होंगे। दूसरा सर्किट देखो, यहाँ देखो तो ये था, यहाँ से समान पैरामीटर पर L है, ये L है, समान पैरामीटर पर केवीएल या किरचॉफ के नियम लागू होते हैं, असमान पैरामीटर पर नहीं होते हैं। असमान पैरामीटर पर भी R के साथ L लगाया या फिर R के साथ ये R लगा दिया, रेजिस्टेंस लगाया और फिर ये कैपेसिटर लगा दिया, असमान पैरामीटर हो गए, असमान पैरामीटर पर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होगा। तो कहने की बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर ओम या फिर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है, असमान पैरामीटर पर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है, चाहे वो AC में हो चाहे DC में। इसलिए कहते हैं AC भी DC दोनों पर लागू होता है, लेकिन AC में कंडीशन देखी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।